नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का दूसरा पाठ दादी माँ के बारे में पढ़ाऊँगी। इस कहानी के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। इस कहानी में शिव प्रसाद सिंह जो इस कहानी के लेखक हैं, उनको जब अपने भाई का पत्र मिलता है और उन्हें पता चलता है कि दादी माँ इस दुनिया में नहीं रही, तो वे दादी माँ की यादों में खो जाते हैं। उनकी धीरे धीरे उनकी यादें उनकी स्मृति पटल पर चलती रहती हैं। उन्हीं के बारे में उन्हीं को याद करते हुए उन्होंने ये कहानी लिखी है और इस कहानी में उन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है। तो बच्चों, आप मेरे साथ पढ़िए। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। किसकी धुंधली छाया नाच उठती है, उसके बारे में आगे उन्होंने बताया है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार क्या है बच्चों? हिंदी के महीनों का नाम है। हिंदी के में भी 12 महीने होते हैं। उनके नाम क्या क्या होते हैं बच्चों? वो चैत्र से शुरू होते हैं। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माह और फागुन। तो वो बता रहे हैं कि क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या है? पानी में बहकर आ गई हैं और सूरज की गर्मी से पानी क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, उबल रहा है, खौल रहा है और उसमें वो चीज़ें सड़कर क्या है? एक विचित्र मतलब बहुत तेज़ गंध, बदबू फैला रही हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाकों से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बात होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन में चूड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण सा दर्द हो, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। उनको क्या, लेखक को हल्का हल्की बीमारी पसंद थी कि हल्का हल्का बुखार हो, सब लोग उनकी पूछताछ करें। लेकिन अब के जो उनको ज्वर चढ़ा तो कैसा चढ़ा कि वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बहुत बढ़ता ही जा रहा था। उनको ठंड इतनी लग रही थी कि रजाई पर रजाई ओढ़ ली और बुखार उनका उतरा तो कब उतरा? रात के 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। दुबले पतले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती,
सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। दादी कैसी थी उनकी? पतली दुबली थी और उन्होंने कैसी किनारी से रहित धोती साड़ी पहन रखी थी और उनके बाल कैसे थे? बिल्कुल सफ़ेद और उनसे पानी टपक रहा था। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगाई। आपको भी पता है ना बच्चों, जब कभी आप बीमार होते हो तो घर में आपकी दादी, आपके बाबा, मम्मी क्या करते हैं? भगवान की भभूत लाकर आपके मुंह में खिलाते हैं और माथे पर लगाते हैं, जिससे आप जल्दी सही हो जाओ। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमारी के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर वे घर वालों को परेशान कर देती थी। बहुत ध्यान रखती थी जब कोई बीमार हो जाता था। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंच जाती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। वे देखकर ही अंदाजा लगा लेती थी, अनुमान कर लेती थी कि इसको ये बीमारी है। महामारी और विषूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। मतलब वो सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि पहले क्या होता था, उनकी दादी माँ उनकी बहुत अधिक प्यार से देखभाल करती थी। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन, बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को तो यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहर निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, किसी पर वो चिल्ला रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दो। तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? तो क्या ब्याज पे उन्होंने रामी की चाची को पैसे दिए थे और उस पर वो गुस्सा कर रही थी। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप दया ना करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। वो रामी की चाची उनके पैर छूने झुकी तो दादी माँ ने कहा, हटो, मेरे को मत छुओ, मैं तो अभी अभी नहा के आई हूँ। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। तो उन्होंने क्या किया, दादी माँ ने लेखक को भी डांट दिया। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वे दादी को पूतों फलों दूधों नहाओं का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विवल होकर कहा, उऋण हो गई बेटा, मतलब मुझ पे कोई ऋण नहीं रहा।
भगवान करे हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देखकर बोली, देखना धन्नू, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। मतलब वो मन की इतनी अच्छी थी दादी माँ कि उन्होंने उस रामी की चाची पर दया आ गई और उन्होंने सारा ब्याज का ऊपर का रुपया छोड़ दिया और ऊपर से बेटी की शादी के लिए 10 रुपये और दिए। इस प्रकार इस कहानी में उनकी परोपकारिता, दयालुता के बारे में बताया गया है इस प्रसंग में। आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। इस पार्ट के जितना अभी तक पढ़ा है उसके प्रश्नोत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। कक्षा 7 विषय हिंदी, पृष्ठ संख्या 4 से 7, दादी माँ, भाग 1। प्रश्न 1, दादी माँ पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है बच्चों? दादी माँ पाठ के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। प्रश्न 2 है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनके सामने दादी माँ के साथ बिताई गई यादें सजीव उठती हैं। उन्हें बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी की दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, साथ ही उसे रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है। तीसरा प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण उनके पिताजी व भैया द्वारा धन का सही उपयोग ना किया जाना था। गलत मित्रों की संगति से उन्होंने सारा धन नष्ट कर डाला। दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने पर भी लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति व्यय की, खर्च की। इस प्रकार उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो बच्चों, इन प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेष चैप्टर पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।